नहीं मैं ये नहीं कर मैं पहले उसको करना कुछ करना नहीं होता। चलो आ गया मंडे सर मंडे सर कर आप थैंक यू। अरे क्या करिए बताओ। सर इसमें पहला वाला सिस्टम सर फ्यूम हैंडलिंग एंड कैप्चर है। फ्यूम जो निकलेगा हैंडलिंग है, देन उसके बाद फ्यूम जल्दी ना करो, आराम से समझाओ ना। कॉमन लोग भी हैं, इनको भाषा में समझाओ। जैसे फायर सर जलेगा, उसमें से जो फ्यूम्स निकलेगा उस फ्यूम को हैंडल और कैप्चर करने के लिए एक फर्स्ट यूनिट है जिसमें है हुड्स और डक्टिंग के अरेंजमेंट्स। तो जैसे हमने अभी 4 फायर टैकल करना है यहाँ पे, फायर नंबर 3, 4, 5, 6 और ये 4 हुड्स इसको अटैच्ड है। उसके साथ 4 डक्ट्स भी अटैच्ड है। ठीक है। ये चारों भी एक मेन हेडर डक्ट को जॉइन हो रहा है। दिस इज द फ्यूम हैंडलिंग एंड कैप्चर यूनिट। एक बार में जैसे 4 को ज्वाइन करके एक बनाया, ऐसे कितनों को नहीं, एक मिनट मेरा प्रश्न सुनो जी। ऐसे कितनों को एक बार में ज्वाइन करके एक उससे आउट कर सकते हो आप? या ये 4 पे हम पहले ट्राई कर रहे हैं? पहले तो 4 पे ट्राई कर रहे हैं। 4 के सेट और बना सकते हैं? बना सकते हैं सर। या 4 की जगह 6 कर सकते 6 हैं? भी हो सकता 6 भी हो सकता है। नज़दीक है तो 6 भी कर सकते 6 भी हो या सकता है 4 की जगह 2 करें तो और 2 भी कर सकते और भी परफॉर्मेंस बेटर होगी? अच्छा हो जाएगा। हैं। ऐसा नहीं है सर, वो क्या है, वो फैन की स्पीड फैन और की डिज़ाइन कैपेसिटी करनी पड़ती है थोड़ी अलग चेंज हो जाएगी। फैन की कैपेसिटी चेंज करनी है। अच्छा। कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे? 4 लगाए हुए हैं और एक कॉमन डट्टू लगाए हुए हैं। इसके बाद यहाँ से जो होते हुए वो फायर रिएक्टिव स्क्रबर एक बनाया है, जो ये सारे जितने भी यहाँ धूल और पोल्यूशन जो भी है वो उसके अंदर जाएंगे। और ये जो स्क्रबर है इसमें हम एल्कली केमिकल सारे डाल के इसको ट्रीट करेंगे। तो इसमें काफ़ी सारा डस्ट रिड्यूस हो जाएगा और गैसेस भी काफ़ी सारे इसमें ट्रीट करेंगे। फिर इसके बाद ये जाएगा एक डेमिस्टर यूनिट में। क्या वो PM 2.5 2.5 सारे 10 जो है 10, 2.5, SO2, NO2, CO, CO2, हाइड्रोकार्बन्स, सूट एंड टार। ऑयल जैसी मटेरियल होती है, आपको दिखाएंगे। वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है और बहुत हार्मफुल टॉक्सिक भी होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रस होता है या नहीं, इसमें पार्टिकल्स हाइड्रोकार्बन 1 फायर से 5 kgs निकलते सर। हाँ? एक फायर जलेगा, हाँ। 300 kg वुड यूज़ होगा, 4 घंटे जलेगा, 5 kg पूरा निकलता है डस्ट, टोटल डस्ट, जिसमें PM10 भी है, PM 2.5 भी है, स्मोक भी है। हाँ। तो 5 kg निकलता है। ये इसमें जाके 60-65% रिडक्शन हो जाता है। ओके। और जो 30-40% जो बचता है वो एयर से निकलता है, क्लीन है। ये एक फायर फ्यूम रिएक्टिव स्क्रबर ट्रीटमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म। इस यूनिट के ये 2 यूनिट्स हैं, एक स्क्रबर है, एक डेमिस्टर है। और ये डेमिस्टर क्या करता है इसमें, जो क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विड बेस्ड सिस्टम है तो लिक्विड कैरी ओवर होता है यहाँ। तो ये लिक्विड कैरी ओवर जो है वो पूरा उसमें सोक करके वो क्लीन गैस को, ड्राई गैस को ऊपर भेजता है, ट्रीटेड गैस। तो कुछ मिस्ट के फॉर्म में बाहर नहीं जाना चाहिए, तो डेमिस्टर एक और यूनिट लगेगा, कुछ भी बाहर नहीं जाना। उसके बाद ये 3rd यूनिट है। 3rd यूनिट जस्ट यूटिलिटीज़ है, मतलब कितना उसमें फ़ैन लगेगा, कितना पावर लगेगा, कितना पानी लगेगा, उसके सेंसर्स और स्विचेस, ये सब पैनल बोर्ड है इसमें सब कुछ। तो इसमें
VFD ड्राइव है क्योंकि ये क्या VFD यानी वेरिएबल फ्लो ड्राइव, इसलिए क्योंकि फ्लो इसका कांस्टेंट नहीं है। ये ओपन फायर है, मतलब ओपन बैच कंबशन प्रोसेस है। तो बैच कंबशन प्रोसेस में ये होता है सर, इनिशियली काफ़ी हाई लोड जाता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता है। तो इसलिए हमको वेरिएबल फ्लो चाहिए, कांस्टेंट फ्लो नहीं चाहिए। तो ये वेरिएबल फ्लो ड्राइव मोटर है, इसके साथ सेंसर स्विचेस सब अटैच है पैनल में। सेंसर ये होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया कम हो गया, तो उसके साथ वो ड्राइव ज़्यादा हो गया कम हो गया, तो उसके हिसाब से होता है। फिर उसके बाद ये चिमनी और ब्लोअर है जो सर्टन रेट से एयर को सक कर रहा है। जैसे आप बोले अभी 4 हो गया, तो 4 के लिए हमने इधर 15 HP का ब्लोअर लगाया। अगर आप अगर बोलते हैं ज़्यादा हमको करना है, 6 करना है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके ब्लोअर को बनाने में अभी जो आज हो रहा है तो कितना पैसा खर्चा है? करीब 20 लाख है बेसिक यूनिट का। बाकी अरेंजमेंट जो होते हैं डक्टिंग वक्टिंग तो करते थे 10 लाख और 30 लाख। 30 लाख में चार फायर जो है ना ये हैंडल हुए, यानी पर फायर उसको ऐसे एवरेज लें तो 7.5 रुपये 7.5 और इसकी लाइफ तो सिर्फ इसकी कम से कम 10 साल 10 साल तो मेंटेनेंस मेंटेनेंस है 15,000 पर मंथ सर, इंक्लूडिंग पावर एंड पावर भी है मैन पावर है मैन बना होगा। हाँ। तो वो जो मेंटेनेंस है उसको करने के लिए तो स्पेशलिस्ट चाहिए, नहीं वो तो टीम में मेंटेनेंस हो जाएगा। नहीं, यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे कोई जो है इलेक्ट्रिशियन हो और एक तो सर पेमेंट फिर वो हमें करनी पड़ेगी ना बिजली का। प्लम्बर और मैं एक प्लम्बर लगेगा, एक इलेक्ट्रिशियन लगेगा। उसकी तनख्वाह देख कर हाँ बस। वो नहीं सर, सबसे बड़ी बात तो बिजली का बिल जो कि हमें पेमेंट करना होगा, जो बिजली लगेगी इसमें। अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, कोविड टाइम में भी यूज़ हुआ है ये। तो कोविड टाइम में भी हो सकता है कि ये जो कैरी ओवर जो हम बोलते हैं उसको रिडक्शन पे काम आया होगा, बट ये कोविड टाइम में भी ये पूरा कंटिन्यूसली यूज़ हुआ। सो पीपल आर लाइक हैविंग थिंकिंग कि हो सकता है कोविड के लिए ये दिस इज़ बेटर इंस्टेड ऑफ बर्निंग इन द ओपन। इसके बाद इसके सेलिएंट फीचर्स है सर, ये हाई वॉल्यूम में हाई एफिशिएंसी एंड हाई थ्रूपुट, बिकॉज इफ़ यू आर कन्वर्टिंग टू CNG और इलेक्ट्रिकल इट इज़ मोर देन 1 crore, बट दिस इज हवा की इसको जो हम निकालेंगे ये कहाँ जाएगा? जैसे आप यहाँ पे आएगा, लाइन से कौन लेगा इसे? सॉलिड वेस्ट साइड पे नो डायग्राम ये पूरा, और वहाँ पर थोड़े से डिटेल्स दिए हैं मैंने जो बताए थे। होता है उसकी यूनिट जो है उसमें है ये जो दिख रहा है ब्लू वाला, उससे हम लोग नीचे उतर ये कॉमन डक्ट है सर, इसमें से जा रहा है अंदर हमारा पूरा सिस्टम। राहुल को देना तो वो लकड़ी के साथ हम लोग वो पाउडर ये हमने क्या किया, फटे ऊपर हो बोल सकते सर, वो हमने बता दिया। थोड़ा सा ऐसे कैसे खोलेगा? नहीं, यहाँ पे एक लैडर रख के कर सकते हैं। जब ये चालू करना होता है उससे पहले उसको खोलते हैं। कन्वर्सन प्रोसेस नहीं हो जाएगा, सेंसर भी लगा एवरी टाइम। नहीं सर, इसको खोल भी सकते हैं, उसको खुला कर परमानेंट खुला कर देंगे इसको। इसको इसलिए किया हुआ है क्योंकि अननेसरी जब वो सक्शन फैन चालू उसको हर टाइम ऑन करके रखते थे। उसमें एयर डाइल्यूशन हो जाएगा ज़्यादा। अभी चारों अगर आप नहीं उनको बुला रहे हैं पीछे होगा, मैं तो साइड पे बुला ले आप आ जाओ। गैस लिक्विड इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण पार्टिकल्स तो फिर रिसाइकल होता है। ये टैंक में पूरा लिक्विड रहेगा, इसको रिसाइकल करते रहेंगे। बहुत ये थर्मल कोल
के बाद ये स्क्रबर के बाद इसमें निकलता है ऑलमोस्ट 80% और ये जो चार है ना ऊपर देखिए ऑयली लेयर है चार जो हम लोग बर्न करते हैं तो ऑल ऑफ दैट तो ये बहुत स्टिकी मटीरियल होता है तो उसमें क्रिएट प्रॉब्लम जहाँ पर और ये ट्रीटमेंट के बाद जो स्लज हो रहा है अरिवलगन सर अरिवलगन 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 ये आ रही पीछे, लेकिन वो बिजली का इशू आया ना, तो थोड़ी दिक्कत आएगी। मैंने कोई बहुत बड़ा पैसा लगेगा इसमें, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी। क्या करूँ पता नहीं। अरे ऊपर चले जाओ, सबसे बढ़िया। सर आओ, अड़ा जी आओ। शेर साहब आपका आना बहुत जरूरी है। आप आइटम आ जाइए आप आइए। वो कहाँ गए आपके साथ आते थे ना, क्या नाम करते थे? हाँ आगे ये कार्ड हाँ सर थैंक यू। कार पे इधर समाज के द्वारा टीम का भी अलग काम हो गया, चल रहा है। 90% हो गया वहाँ। बॉडी हम डालते हैं विद इन 80 मिनट। दोनों आप खोल के दिखाओ। डॉक्टर साहब सब निकाल डॉक्टर साहब पूरा ध्यान रखते हैं। सबके जा रहे हैं देखिए आपका तो बिहार में लगा कि पहले ही आपने सॉल्व किया था, दोबारा रिप्लेस कर हल्का सा खोल ले, हल्का सा। हाँ वहीं आगे सुरेश जी आओ। ये आचार्यों के हेड है। सुनो 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 सुनने दो। कितना बढ़िया काम कर रहे हो, ले लेगा लड्डू।
शुरू करो कहाँ अब करना अजय जी मैं फोटोग्राफ से फोटोग्राफ ले लें, थोड़ा जूम करके प्लीज, थोड़ा सा। जैसे कि सब आप विकसित हरित शब्दाग्रह प्रणाली के शुभारंभ हेतु के प्रणाली यहाँ पे जो स्थापित किए हैं पायलट में, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो है जो पायर जलता है उसका जो फ्यूम्स है उसका कैप्चर और हैंडलिंग यूनिट है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हुड्स, किस तरीके से हम किस वेलोसिटी से इस गैस को और इस डस्ट को हम कैप्चर करें, फिर इसको कैसे ट्रैवल करें, इसको हुड के सिस्टम की प्रणाली से इसको कैप्चर करके ट्रैवल करके हमारा जो स्क्रबर है, जो सेकेंड सिस्टम है, उसमें उसको ले जाए। तो ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है जिसको, क्योंकि ये ओपन कंबशन है, ये ओपनली जल रहा है, तो इसको कैप्चर करके ट्रैवल करके इसको हमारे स्क्रबिंग सिस्टम में ले जाना। तो स्क्रबिंग सिस्टम और डेमिस्टर सिस्टम एक 2 ऐसे हमारे एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो दोनों भी डस्ट और गैसेस दोनों को कैप्चर करके रिड्यूस करते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी तो बहुत प्रूवन है, लेकिन इस तरीके का ओपन कंबशन में इसको कलेक्ट करके ट्रीट करके इसको डिस्पोज करना, इट वाज अ चैलेंज एंड वी डिजाइन्ड दिस सिस्टम under a project of Delhi Pollution Control Committee, where we had given a detailed presentation on how we are going to treat this open fire combustion unit. तो इस तरीके का हम लोगों ने एक प्रणाली इधर में स्थापित किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से वो फ्यूम्स जो जा रहे हैं उसको हम किस लेवल से कैप्चर कर रहे हैं। उस कैप्चर करने के बाद इट गोज़ टू आवर स्क्रबिंग सिस्टम वेयर इट इज़ रिएक्टेड विद डिफरेंट alkalis that we are alkali chemicals that we are putting in our scrubbing system. एल्कली केमिकल्स ऐसे रहते हैं जो एसिडिक गैसेस रहते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड्स हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया, ये सब एसिडिक गैसेस हैं। तो एल्कली जब अपन ऐड करते हैं तो एसिड गैस रिड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो स्क्रबर्स वो इस तरीके की डिज़ाइन होती है कि जो भी फाइन डस्ट है, कोर्स डस्ट तो ट्रैवल में निकल जाते हैं, जो फाइन डस्ट है वो पूरी कैप्चर होती है स्क्रबर। तो दोनों भी डस्ट और गैसेस दोनों कैप्चर होके ये चिमनी से चला जाता है। तो जो चिमनी के जो ट्रीटेड गैसेस है, इट इज़ हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन 60 to 70% लेस देन द पार्टिकल्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द फ्यूम्स। गैसेस भी मोर देन 80% रिड्यूस हो रहे हैं। इस तरीके से हम जो एयर क्वालिटी अराउंड द रीजन है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी हमने देखा है जैसे नेशनल क्लीन एयर मिशन का प्रोग्राम है, इसमें नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम में मोर देन 100 सिटीज़ है जो मतलब CPCB के कंप्लाइंट दायरे से ऊपर है, मतलब इट इज़ नॉट कंप्लाइंग द CPCB नॉर्म्स। तो इस तरीके से ये भी क्रेमेटोरिया भी एक सोर्स है विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। सो वी हैव टू टेक डिसीजंस टू टैप ऑल द सोर्सेज दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एयर क्वालिटी। तो ये एक सोर्स है, इसी तरीके से हर सोर्स को टैप करके एयर क्वालिटी हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड। तो ये एक कदम है हमारे एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। एंड आई थैंक Honorable Minister, DG, and also the Gupta ji for having given all these permissions. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद मैडम। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ AK जाना जी, डायरेक्टर MD IGL, की वो हमसे 2 शब्द कहें। Always trying how to reduce the pollution, कैसे pollution को कंट्रोल किया जाए। तो एक ये एरिया है जो पहले मैंने आके इनको पूछा था कि 6 में 3 क्यों किया है, पूरा 6 को क्यों नहीं किया गया है। तो मैंने इनको यही पूछा, हो सकता है कि हम लोग की जो माइंड सेट है कि जब तक लकड़ी से नहीं जलाएं आत्मा को शांति ना मिले, ये शायद हम लोग के आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट ग्रेजुअली सभी लोग शिफ्ट कर रहे टुवर्ड्स गैस जो है उसी की तरफ जाएंगे। तो आज की दिन में अगर देखेंगे IGL करीब 12 लाख घर पे कनेक्शन दिया है, और जितने CNG गाड़ी आज के दिन में कोविड के बाद सर, कोविड के पहले करीब 4000 गाड़ी महीना में कन्वर्ट हुआ करता था, अभी 12 से 15,000 गाड़ी कन्वर्ट हो रहा है। ये बड़ा अच्छा सिंबल है। तो IGL हर जगह में जहाँ पे सर ज़रूरत है कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकता है, करना है चाहिए, तो हम वहाँ पे करने के लिए सर तैयार भी है, और हमारे लायक और भी कहीं सेवा होगा तो हम सब तत्पर हैं इसके लिए। धन्यवाद सर।
धन्यवाद। लाला मानंद प्रसाद जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैंने आपको आना है तो इन्होंने तुरंत यहाँ पे आए, इनका धन्यवाद करता हूँ। और जो अभी हमारे IGL के अधिकारीगण और हमारे CSIR के काफ़ी दिनों से यहाँ पे CSIR का काम चल रहा है, जो भी रिक्वायरमेंट हुई हमने तुरंत हमने कहा कि भाई काम होगा, पूरा होगा। अभी भाई साहब ने कहा, जय कृष्ण जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ आए थे तो उन्होंने मुझे कहा भी कोई सेवा दो, हमें भी करनी है। तो उस टाइम स्वामीनाथन जी थे तो उन्होंने कहा 2 का ही फंड हम रिलीज कर रहे हैं। लेकिन जब 2 का काम शुरू हुआ तो क्योंकि दानदाताओं के माध्यम से ये काम चलता है, शमशान घाट का, निगम बोध घाट का 2011 से हम चल रहे हैं, और यहाँ जितना पैसा लगता है सब समाज के लोग तैयार रहते हैं कि हो। कोविड के अंदर यहाँ 5000 बॉडी, डॉक्टर साहब, इस टूटी फूटी जो भट्टी हमारी थी उसको धक्का लगा लगा करके हमने ये कार्य किया और सफलतापूर्वक किया। हमारे कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत की। अब हमारे यहाँ 6 की 6 भट्टियाँ जो CNG की हैं, उस सब का काम 3 तो प्रिपेयर हो गई हैं बिल्कुल, 2 आपके माध्यम से और 1 हमारे दानदाता, और 3 भी जो हैं एक ही व्यक्ति है, बलदेव गुप्ता जी, जो शहर के हमारे धार्मिक कामों में लगे रहते हैं, उनके माध्यम से बन रहा है। इसलिए मेरा कहना, हम लोग भी प्रयासरत हैं। CNG के अंदर हमारे यहाँ सबसे कम रेट, दिल्ली में 2500 रुपये का रेट है, हमारे यहाँ 1500 रुपये। पहले हम 500 रुपये में करते थे, 1000 में करते थे, और निःशुल्क भी करते हैं। हमारे प्रधान जी का कहना है, सभी मेंबर हमारे यहाँ हैं, पैसे की वजह से किसी भी गरीब आदमी को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और हमारे तो अपने क्षेत्र के डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि विश्व के अंदर इस कोरोना महामारी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और कैसे हमने कोरोना पे काबू पाया है, इसको सर्वविदित किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो जैसा आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग हमें मिलता रहेगा, हम अग्रसर होकर काम बढ़ाते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद, हमारे दिल्ली नगर के महापौर जी बैठे, हमारे क्षेत्रीय पार्षद जी भी यहाँ पर हैं, क्योंकि समय डॉक्टर साहब को पार्लियामेंट में जाना है, मुझे मालूम है, क्योंकि हम सब घर के लोग हैं, जानते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँ किसी टाइम अन्य मौके पर। लेकिन मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग, और ख़ास तौर से डॉक्टर साहब ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने मुझे खुद ऑफर किया, धर्मेंद्र जी ने, कि मैं चाह रहा था कि आपके साथ आए, लेकिन वो कहीं बिजी हैं उसमें, तो लेकिन उन्होंने कहा भी किसी प्रकार की भी आप हमें कोई भी प्रोजेक्ट दो, राशि देंगे, हम उसका सदुपयोग करके आपको दिखाएंगे। ये 2 भट्टियों का जो काम हुआ, उसके बाद 4 लोग और आ गए, ये तो काम कर देंगे, काम हो गया, पैसा सरकार का ही बचा, वो किसी और योजना में लग सकता है। हमारे पर आनंद जी, प्रधान जी का हमारा आशीर्वाद है, हमारी पूरी टीम लगी रहती है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए, हमारा स्टाफ पूरा सहयोगात्मक काम करता है आपका। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। कुछ प्रतीक चिन्ह हमारी संस्था ने बनाए हैं, पहले डॉक्टर साहब का हम सुन लें। यहाँ पे अजय याग्निक जी के हमारे किसी कारण से यहाँ पे आए थे, शमशान में ही आते हैं रिलेटिव में, तो मैंने कहा बड़े सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो सुंदरकांड का पाठ पूरे विश्व के अंदर जा करके हिंदुओं की भावना को जगाते हैं हनुमान जी के बारे में, वो भी हमारे बीच में विराजमान, उनका भी मैं आभार करता हूँ। सीधे ही मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर साहब। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ जनों को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपना सानिध्य हम सबको दिया है। जैसा कि आप सब अभी तक जान पाए होंगे कि आज के कार्यक्रम के 2 प्रमुख अंग थे, जिसमें एक CSIR के द्वारा निर्मित था और दूसरा जो है वो IGL के द्वारा निर्मित था, और दोनों ही एक विषय को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो विषय है एयर पॉल्यूशन, जो सारे देश, दुनिया और विशेषकर भारत की राजधानी दिल्ली के लिए पिछले अनेक वर्षों से गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। उसमें हम किस प्रकार से विज्ञान की भी सहायता लेकर जो उसके संभावित कारण हो सकते हैं उनको बचाने के लिए उनका पॉल्यूशन में योगदान कम से कम हो, उसके लिए हम किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए जो CSIR, जिसके DG यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर शेखर मांडे, ये
देश की ऐसी प्रतिष्ठित संस्था है, इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ये ऐसी संस्था है जैसे भारत की तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम 2022 में मनाने वाले हैं, लेकिन इस संस्था की प्लैटिनम जुबली यानी 75 वर्ष जन्म के बाद से आज तक वो हम ऑलरेडी 4 साल पहले मना चुके हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस प्लैटिनम जुबली के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी। इसका जन्म 1942 में हुआ था और देश में इसकी 38 बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज हैं जो साइंस के छोटे से बड़े विषय के ऊपर रिसर्च करती हैं। रिसर्च के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करती हैं जिस प्रोडक्ट को इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों के हित में उसको सोसाइटी तक डिलीवर किया जाता है, और फिर इस के माध्यम से लोगों की वर्षों की अनसुलझी जो समस्याएं हैं उनका धीरे धीरे करके समाधान ढूंढा जाता है। ये CSIR शायद इतनी प्रकार की चीज़ें हैं, उनका वर्णन करूं तो शायद सुबह से शाम तक मैं केवल आपको CSIR के बारे में ही वर्णन कर सकता हूं। ये जो शाई है जिसको कि आप इलेक्शन की इंक, जो आज भी इतने सालों के बाद उसका महत्व जो है कितना महत्वपूर्ण शाई है जिसको कि आप हटा नहीं सकते हैं आसानी से, ये CSIR ने ही सबसे पहले 1951-52 के अंदर इसकी लेबॉर्ट्री ने इसको विकसित किया था। और कई बड़े बड़े हवाई जहाज भी जो है और इतनी प्रकार की चीज़ें हैं, यानी कोई आप विज्ञान का क्षेत्र जिसके बारे में कल्पना करें उसमें आपको ध्यान आएगा कि CSIR का कंट्रीब्यूशन है। और आज जिस प्रोजेक्ट का यहाँ पर एक कहते हैं कि एक मॉडल प्रोजेक्ट अभी डेवलप किया गया है जिसको अभी डॉक्टर पद्मा राव ने जिसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दी, ये हमारी CSIR की नागपुर के अंदर लेबॉर्ट्री है। इसकी देश भर में 38 लेबॉर्ट्रीज हैं और नागपुर की जो लेबॉर्ट्री है ये एनवायरनमेंट की इंजीनियरिंग के विषय के ऊपर महत्वपूर्ण रिसर्च करती है। उसको नीरी बोलते हैं, CSIR नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे करके उसका फुल फॉर्म है। और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में उसने एक के बाद एक बहुत सारी महत्वपूर्ण रिसर्च की है। खाली नीरी की ही रिसर्च जो है उनके बारे में भी चर्चा करें तो उसके अंदर भी घंटा एक लग जाएगा, लेकिन आपको ख्याल होगा कि इसी निगमबोध घाट के ऊपर एक हम लोगों ने पहले भी प्रोजेक्ट लगाया था, यहीं बगल में है, तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन इतने फूल इत्यादि यहाँ पर होते हैं, आते हैं, और उसके बाद उनको हम गंगा में यमुना में बहा देते हैं और वहाँ पर भी पॉल्यूशन उसके कारण करते हैं। उनका भी कैसे सदुपयोग हो, तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी विकसित करके उसके माध्यम से जो है अगरबत्ती और उसको अगरबत्तियों को जो है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का काम, यानी ये एक छोटी सी चीज़ है। दिल्ली में जब पॉल्यूशन इतना बड़े व्यापक पैमाने पर फैलता था तो हम लोगों ने कुछ साल पहले, क्योंकि मुझे 2 वर्ष साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में, तो ये मेरा 7वां वर्ष है, 2014 में प्रधानमंत्री जी के पास पूरा का पूरा ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे 2014 में जब दी थी, उसके बाद बीच में 2 वर्ष एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री भी मेरे पास रही और उस पीरियड में एनवायरनमेंट के ऊपर भी हम लोगों ने अपने साइंस में और ज़्यादा फोकस कराया। और फिर ITO के ऊपर भी आप लोग अगर जाएंगे तो चौराहे पर देखेंगे कि ऑलरेडी एक इक्विपमेंट लगाया गया, जिसके बाद में उसी तरह के 23 और इक्विपमेंट दिल्ली के अंदर बड़े बड़े प्रमुख चौराहों पर लगाए गए और उसका भी एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो आगे विस्तार से काम कर रहा है, जो खासकर उन चौराहों पे जहाँ पर गाड़ियों के रुकने के कारण वहाँ पर जो पॉल्यूशन लेवल है वो
बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए बार बार अपील भी की जाती है कि भाई उस समय हम गाड़ियां बंद कर दें अपनी इत्यादि। तो एक प्रकार के वो एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि चांदनी चौक के अंदर हमारी एक दूसरी साइंस मिनिस्ट्री का एक और अंग है, उसको अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री कहते हैं, जो मौसम विज्ञान को, साइक्लोन्स के प्रिडिक्शन को, ओशन के बारे में, वेदर के बारे में, अर्थक्वेक्स के बारे में काम करता है, उनके साथ जुड़ी हुई साइंस के बारे में काम करता है। तो वहाँ पर एक सफ़र करके एक टाउन हॉल के ऊपर लगाया गया जो रियल टाइम हमारे को जो है सारे डाटाज देता है। अभी आपने बातचीत में सुना होगा कि जब आग जलती है और उसके अंदर से लकड़ियाँ जलकर फ्यूम्स जब ऊपर निकलते हैं, तो एक शब्द का प्रयोग आपने बार बार सुना होगा, PM 2.5, PM 10। ये पार्टिकुलेट मैटर है, यानी कि एक प्रकार से डस्ट के और दूसरे जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, फिर बहुत सारी ऐसी दूसरी गैसेस निकलती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह है, हाइड्रोकार्बन्स हैं और सल्फर डाइऑक्साइड, इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं जो एटमॉस्फेयर में जाती हैं, और उन्हीं के लेवल्स के आधार पर ये पॉल्यूशन जो है इसका लेवल। और भारत ने शायद पहली बार 2015 के अंदर जो AQI होता है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये पहली बार, अभी आप अपने फ़ोन में भी खोल के जब ऐप को डाउनलोड कर लें तो आपको हर समय जो है एक इलाके के अंदर क्या इस समय एयर की क्वालिटी है, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी इसको वेगली डिस्क्राइब करने की बजाय इसको साइंटिफिकली जो है डिफाइन करके इसको देश के सामने प्रस्तुत करने का काम, ये भी भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं AQI का जो है देश के सामने उद्घाटन किया था। तो पॉल्यूशन के संदर्भ में इसी तरह से वाटर पॉल्यूशन के लिए, एयर पॉल्यूशन के लिए, और अभी जो आज यहाँ पर ये विषय लॉन्च हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में आने वाले समय में खाली निगम बोध घाट के लिए नहीं, ये एक एयर पॉल्यूशन के संदर्भ में जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको हैंडल करने की दिशा में ये एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी के रूप में ये आने वाले समय में सिद्ध होगा। अभी बहुत सारी जगहों पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। आप इलाकों के अंदर देखते हैं जगह जगह पर बेकरीज़ के अंदर, दूसरे ऐसे बहुत सारे स्थान होते हैं जहाँ कहीं पर भी कुछ भी लकड़ी जलती है या कहीं पर भी कोई इस तरह के फ्यूम्स पैदा होते हैं और वो सीधे सीधे एटमॉस्फेयर में जाते हैं। तो अभी बताया गया कि आसपास के लोगों को कितना उसका जो है एक प्रकार से दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। और एक डॉक्टर होने के नाते भी मैं जानता समझता हूँ विशेष रूप से कि उसके कारण, एयर पॉल्यूशन के कारण कैसे फेफड़ों को और विशेषकर बच्चों के फेफड़ों को किस प्रकार से और ज़्यादा उसके कारण प्रभावित होना पड़ता है। तो ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और प्रतिबद्धता के नाते हमारे वैज्ञानिक वो इस काम पर है कि कैसे विज्ञान के माध्यम से हम देश की समस्याओं का समाधान कर पाएँ। अभी आपने देखा कि कोविड के दौरान कैसे एक तरफ डॉक्टर, नर्सेज और हमारे हेल्थ वर्कर्स खड़े हो गए अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने के लिए, अपने प्राण को भी खतरे में डालकर दूसरों के प्राण की रक्षा के लिए। दूसरी तरफ वैज्ञानिक खड़े हो गए और हमारी लेबॉर्ट्रीज में वैज्ञानिकों ने किट से लेकर और डायग्नोस्टिक टेस्ट तक, वेंटिलेटर, यानी जो हमारी लेबॉर्ट्री हवाई जहाज बनाती थी उसने वेंटिलेटर बनाकर तैयार कर दिए, ऐसे वेंटिलेटर्स बनाकर तैयार कर दिए जो अपने आप में उनका ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन हो गया। आपने देखा कि जिन वैक्सीन्स को डेवलप होने में 10-10, 20-20 साल लगते थे, कई वैक्सीन्स के बारे में मैं जानता हूं कि उन पर रिसर्च उस समय शुरू हुई थी जब दिल्ली सरकार में मैं मंत्री था। आज भी उनके ऊपर रिसर्च चल रही है लेकिन वैक्सीन विकसित नहीं हो पाई है। लेकिन कोविड के खिलाफ
भारत के वैज्ञानिकों ने इंडस्ट्री के साथ मिलकर वैक्सीन, 2 तो ऐसी वैक्सीन है जिनके आप देख रहे हो कि देश के अंदर जो है 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो है डोजेज जो है वो लगा दी गई है जो है देश के लोगों को। और इसके साथ साथ अभी कम से कम आने वाले समय में आप देखेंगे कि आधा दर्जन से ज़्यादा वैक्सीन जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर है वो आने वाले कुछ महीनों में धीरे धीरे ये सब वैज्ञानिकों के कंट्रीब्यूशन के कारण संभव हुआ है। और हम लोग अपने वैज्ञानिकों को यही बात कहते हैं कि जो रिसर्च है आपकी वो जनता की तकलीफ़ को दूर करने के लिए वो सारा का सारा उसका जो फोकस है वो उसी के ऊपर होना चाहिए। उसके लिए चाहे वो किसानों की सहायता के लिए हो, चाहे वो गरीब आदमियों के सहायता के लिए हो, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हो, या और बहुत सारे इतने प्रकार के विषय हैं। अब आपको सुनकर खुशी होगी कि ये जो CSIR संस्था है जिसके बारे में जिसने ये आज प्रोजेक्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये हमारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऐसी दुनिया में 1200 के करीब संस्थाएं हैं बड़ी, वो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, जापान में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, इजराइल में है, जो जिनको सपोर्ट भारत सरकार जैसे यहाँ पर करती है वैसे उनको उनकी सरकार सपोर्ट करती है। यानी पब्लिक के पैसे से वो रिसर्च करती हैं, रिसर्च के माध्यम से वो एक रिसर्च का प्रोडक्ट निकालती हैं, प्रोडक्ट के माध्यम से जनता को लाभ मिलता है। तो प्रधान जी, दुनिया की 1200 से ज़्यादा ऐसी संस्थाओं में आपको सुनकर खुशी होगी कि हमारी CSIR का जो नंबर है दुनिया में 9 और 15 के बीच में वेरी करता है। इतनी 1200 दुनिया की, इसमें इजराइल की, अमेरिका की, जापान की, सारी जगह की संस्थाएं शामिल हैं। तो यानी इससे आपको अंदाज़ा होगा कि भारत के वैज्ञानिक किस स्तर पर काम कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि जो हमारी वैक्सीन जिसको हम लोगों ने डेवलप किया है, अभी आज दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों को ये वैक्सीन हम लोग भेज रहे हैं। और इसके जो एक हमारी सोच है जिसके तहत हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सारा विश्व हमारा परिवार है, हम सब उसके सदस्य हैं। ये जो बात हम लोग करते हैं इसको सही मायने में इस वैक्सीन मैत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उसको सार्थक बनाकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो है दुनिया के दूसरे देश, अभी ब्राज़ील के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर आए थे, आपने देखा होगा कि वो अपना जो सैटेलाइट है वो हमारे भारत की सहायता से हमारे लॉन्चिंग पैड से छोड़ने के लिए आए थे। मिस्टर पोंटेज आए थे और हमारे साथ भी मीटिंग हुई थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने चलते चलते कहा कि सर आपने इतनी वैक्सीन हमको दी है, इतनी मिलियन, हमको इतनी और दे दीजिए। यानी ब्राज़ील जैसा देश, कनाडा जैसा देश, ऐसे बड़े बड़े देश जो है वो भारत की वैक्सीन के ऊपर जो है एक प्रकार से अपना विश्वास व्यक्त करके अपने देश के लोगों को वो वैक्सीन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम एक तरफ जहां एयर पॉल्यूशन के समाधान, अभी जो आपने पिछले समय में सुना होगा पराली वगैरह के बारे में, बहुत हर बार किसान लोग पराली जलाते हैं, अभी हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे इक्विपमेंट बना दिए हैं, यहाँ उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है, जिनकी मदद से हमारे किसानों को, वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, दूसरे स्थानों पर, उनको उस पराली को हैंडल करने में सहायता मिल रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार वो इक्विपमेंट जो है वो सब्सिडी देकर जो है वो किसानों को उपलब्ध करा रही है। यानी लगातार हमारे देश में 120 से ज़्यादा शहरों के अंदर जहाँ की ये जो एयर की क्वालिटी एक लेवल से ज़्यादा ख़राब है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी जिसको बोलते हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए
आपने अगर बजट की स्पीच सुनी होगी इस बार, तो जहां उसमें बड़े पैमाने पर हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम था, 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जो है हेल्थ सेक्टर के योजनाओं के लिए हेल्प करने का प्रावधान था। लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो, लोगों के सैनिटेशन के लिए, लोगों के पोषण के लिए, जो सारे हेल्थ को कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स हैं, और ग्रास रूट लेवल तक, और नई नई हेल्थ फैसिलिटीज़। यद्यपि जब तकलीफ आई तो एक लेबॉर्ट्री से 2400 से ऊपर लेबॉर्ट्रीज भारत ने विकसित करके दिखा दी, ये भी आपने देख लिया। लेकिन एनवायरनमेंट के क्षेत्र में हमारा ये प्रोग्राम, जब हम एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे तब भारत ने लॉन्च किया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, और इस बार बड़े पैमाने पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर भी आपने उसमें बजट में सुना होगा कि बहुत बड़ा सपोर्ट जो है भारत सरकार ने उसमें वित्त की दृष्टि से किया है। और उसके तहत इन बड़े शहरों में बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो कि क्लीन एयर की क्वालिटी ऑफ एयर को क्लीन और क्लीनर करने के लिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके लिए जो है ये जो सरकार है पूरी तरह से कृत संकल्प है। तो आज दूसरा जो कार्यक्रम एक हमारा, हमने देखा कि आज 4 स्थानों पर, यानी 4 जगह जहां की शव जो है उनको अंतिम दी जाएगी, और वहां पर काफ़ी बड़ी मात्रा में लकड़ियां जलेंगी, ये सब होगा, शव जलेंगे। उसके कारण पॉल्यूशन की जो संभावनाएं हैं उनको रोकने के लिए जो एक प्रोजेक्ट आज लॉन्च किया गया है, आने वाले समय में हम अपनी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और प्रयास करेंगे कि कैसे एक निगमबोध घाट के लिए और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव योजना बनाई जाए। और मुझे हमेशा जब भी मैं निगमबोध घाट में आता हूँ तो मुझे 1994 के अंदर, जब पहली बार हम लोग सरकार में, दिल्ली में हमारी सरकार थी और मंत्री बने थे और हमारे मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे, उनकी याद आती है, क्योंकि उनके साथ आकर पहली बार, आज भी जो लोग अपने घर के अंदर, जो लोग हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं, उनको यहाँ जब छोड़ने के लिए आते हैं तो सबसे पहले उनको अगर स्नान कराने की जो व्यवस्था है, गंगा का पानी यहाँ तक निगमबोध घाट तक लाकर और उसके अंदर स्नान कराने की व्यवस्था, ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, उनके नेतृत्व में इसको किया था। मेरा ख्याल से वहाँ जरूर पत्थर भी लगा होगा उनके नाम का। और इसको लगातार मैं इस अवसर पर, जो हमारी बड़ी पंचायत वैश्य बीसे अग्रवाल है, जिसके इतने इतने महानुभाव यहाँ बैठे हैं, सुमन गुप्ता जी, प्रधान जी, और हमारे भाई साहब, तो हनुमान जी के दर्शन कराने के लिए, वो तो उनका तो खैर उनके लिए तो क्या कहूँ मैं, वो तो हमें सीधे सीधे हनुमान जी से कनेक्ट कराते हैं। तो जो यहाँ एक सेवा के भाव से जो पिछले 10 साल में, 1 दशक के अंदर जो काम हुआ है, और उसमें जिन महानुभावों ने, जैसा अभी बताया गया कि बहुत सारे समाज के सेवावर्ती लोग जो समाज में निस्वार्थ भाव से मदद करना चाहते हैं, उन लोगों की सेवा और कंट्रीब्यूशन के कारण यहाँ एक बड़ी टीम है, और जिसमें सुमन जी और इनके सभी साथी प्रधान जी के नेतृत्व में वो यहाँ पर पूरा अपना एक प्रकार से समय देते हैं। उनको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ, अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि कोविड काल में भी जब लोग निगमबोध घाट पर या किसी भी क्रिमेशन ग्राउंड पर काम करने से संकोच करते थे, हिचकते थे, और कोविड से जिनको मृत्यु का शिकार होना पड़ा, उनके लिए भी सरकार ने स्पेशल प्रोटोकॉल्स बनाए थे, उनको कैसे क्रिमेशन किया जाएगा, क्योंकि उनका क्रिमेशन करते करते भी लोगों को कोविड हो सकता था। आज तो लोग कोविड की कमी के कारण और वैक्सीन आने के कारण लोगों ने उसके खिलाफ जो खौफ था उसको भगा दिया है, जबकि
खौफ भी रहना चाहिए, सावधानी भी रहनी चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी रहना चाहिए। लेकिन उस समय हमारे इधर जो पीछे देखिए ये जो साथी बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरी गहराई से, पूरी सच्चाई से, पूरी बहादुरी के साथ जो है इन्होंने वो सारे काम यहाँ पर किए, चाहे वो नॉर्मल अपने क्रीमेशन के प्रोसेस के माध्यम से हो, चाहे वो सीएनजी के माध्यम से हो। और अभी आईजीएल का जो है विशेष रूप से धन्यवाद हम लोग करेंगे कि जो यहाँ पर सीएनजी का जो शवदाह है उसको, उस टेक्निक को और एक्सपेंड करने के लिए एक की जगह अब धीरे धीरे करके 6 कम से कम यहाँ पर जो है 6 हो जाएंगे ना, 6 जो 3 हम रिनोवेट कर रहे हैं और 3 और हो गए। और ये जो है इसमें आईजीएल ने जिस प्रकार की तत्परता दिखाई है, हम कहेंगे, हम तो चाहेंगे कि आईजीएल जो है और भी दिल्ली में स्थानों पर, कम से कम दिल्ली के अंदर, हम लोग दिल्ली के सांसद हैं, दिल्ली में पैदा हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम दिल्ली में तो आप लोग इसका एक, सब लोग मिलकर एक मॉडल डेवलप करें। यहाँ पर नगर निगम के मेयर भी आए हैं और इनके माध्यम से भी हम चाहते हैं कि नगर निगम अपने जो ये शमशान घाट है इनको कैसे और ज़्यादा बेहतर व्यवस्था के तहत इम्प्रूव करने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या मिलके कंट्रीब्यूट कर सकती है। समाज के लोग तो आगे आ चुके हैं, समाज के लोगों ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सरकार भी आपके सबके पीछे है, व्यवस्था भी आपके पीछे है, कॉरपोरेशन भी आपका साथ देना चाहती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आज हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके बारे में बड़ा सिंपल ढंग से आपको अभी पद्मा राव जी ने बताया कि कैसे उसके अंदर से जो धुआं उठेगा वो सारे धुआं को एक स्थान पे इकट्ठा करके और उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, कैसे उसमें से डस्ट पार्टिकल्स और कैसे उसमें से जो पॉइजनस गैसेस हैं उनको अलग किया जाएगा, और फिर कैसे उसके अंदर से सबसे बड़ी जो बात यह है कि दोबारा से ट्रीटमेंट करके जो पानी है उसको, पानी को भी साफ करके दोबारा से रीयूज़ किया जाएगा। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है मैं समझता हूँ बात है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स को मैं हृदय की गहराइयों से सबको, अपने वैज्ञानिकों को, डॉक्टर राकेश कुमार जी को, पद्मा जी को, इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत आज के इस अवसर पर बधाई देता हूँ, और प्रधान जी की भी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये कार्यक्रम आपने आज यहाँ आयोजित किया सुमन जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कॉर्पोरेटर महोदय कप्तान साहब, जिनके पिता जो है वो हमारे साथ एमएलए थे 25 साल पहले जब यहाँ कार्यक्रम हुआ था, मदन लाल खुराना जी का, तो वो इस क्षेत्र के एमएलए थे, वो भी उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे, बहुत ही प्रेमी थे। तो वो सब लोग जो है यहाँ पर आज यहाँ पर उपस्थित हैं, ये सब हमारे लिए, सबके लिए खुशी की बात है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और डॉक्टर राकेश कुमार जी एक एग्जॉस्टिव और एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट बनाइए कि कैसे इस योजना का जो अभी परिणाम उनको एसेस करके उसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने हैं तो उसको और इम्प्रूवमेंट्स करके, और हम कैसे धीरे धीरे आने वाले कुछ ही समय के अंदर इसको पूरी तरह से निगमबोध घाट को हम पॉल्यूशन की दृष्टि से, जो हमने ग्रीन वर्ड का इस्तेमाल करना तो आसान है किसी भी चीज़ को, लेकिन ये एक प्रकार से एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ग्रीन गुड डीड है। मैंने एनवायरनमेंट मिनिस्टर के रूप में ग्रीन गुड डीड्स का कैंपेन शुरू किया था। छोटे छोटे वो अच्छे काम जो हम आसानी से कर सकते हैं और जिनके कारण पर्यावरण की रक्षा होती है और हमारे को कुछ करने में उसको कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, तो ऐसी ग्रीन गुड डीड्स ये सरकार की तरफ से एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ग्रीन गुड डीड है। तो इसको और ज़्यादा बड़े पैमाने पर टेकअप करना और साथ में विज्ञान के माध्यम से एयर पॉल्यूशन की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए जो जो कुछ हमारे वैज्ञानिक कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग और चिंतन की प्रक्रिया को अपनी दूसरी लेबॉर्ट्रीज में भी आगे बढ़ाएं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और ज़रूर मैं कहना चाहूँगा अंत में कि
वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में ये जो अपनी मृत्यु के बाद और ये अंतिम यहाँ पर लाकर शमशान पर जो है इस प्रकार से जो भी क्रिया की जाती है, ये एक ट्रेडिशन है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे शरीर का इस्तेमाल मृत्यु के बाद, अगर हमारा पूरा का पूरा शरीर या शरीर का कोई भी अंग अगर वो मानवता की सेवा के लिए किसी भी इस्तेमाल में आ सकता है और वो करने की प्रक्रिया के अंदर अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि इस नाते जो देहदान की प्रक्रिया है, अगर पूरा का पूरा देहदान कर दिया जाए तो और मेडिकल कॉलेजेस को दे दिया जाए, तो उस देह के माध्यम से उसके ऊपर की गई अध्ययन और रिसर्च के माध्यम से बेहतर और अच्छे डॉक्टर्स को देश में बनाने के अंदर सुविधा और एक प्रकार से सहयोग मिल सकता है। और इसलिए इस काम को भी बड़े पैमाने पर आंदोलन के रूप में विकसित करना ये हम सब का कर्तव्य है। और मैं सुमन जी से विशेष रूप से कहूँगा कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर अभी हम इसको भी बड़े इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज़्म के रूप में शुरू करने वाले हैं, जिसकी घोषणा बहुत जल्दी करेंगे। तो खासकर निगम बोध घाट पे जो लोग आते हैं, जो यहाँ एक बार आ गया वो तो शायद वापस नहीं लाया जाएगा, लेकिन अगली बार, क्योंकि जिस समय व्यक्ति के एक परिवार में मृत्यु होती है तो वो बहुत भावुक होता है और उस समय वो भूल जाता है कि इस प्रकार की क्या क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं। मैंने स्वयं इसको महसूस किया है, क्योंकि 1996 में जब सबसे पहली बार देश में नानाजी देशमुख ने, मैंने और मेरी पत्नी ने देहदान का संकल्प लिया था, तो मेरे देहदान के और मेरे पत्नी के देहदान के जो फॉर्म था, ऑथराइजेशन फॉर्म था, लीगल फॉर्म था, उस पर मेरे स्वयं पिता ने दस्तखत किया था और वो स्वयं इस यज्ञ में सहयोग करने के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, उन्होंने दस्तखत किया था। लेकिन जब 99 में उनकी मृत्यु हुई तो मैं भावुकता में भूल गया कि मुझे उनकी आंख भी दान करनी है, मैं उनके शरीर को भी मेडिकल कॉलेज को दान कर सकता हूँ। लेकिन जब मेरी माँ का 4 महीने पहले देहांत हुआ तो मैं कॉन्शियसली, मुझे ये बात याद थी कि वो मुझसे गलती 1999 में हुई, वो कम से कम मेरे माँ के समय ना हो। इसलिए अस्पताल में जिस समय कुछ ही घंटे के लिए वो थी, उसी समय हमने उनका आइज़ का डोनेशन किया और बाद में स्वयं उनकी पूरी बॉडी को जाकर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को डोनेट किया। ये बात इसलिए मैं कहा कि जब ये विषय आता है, समय आता है, तो आदमी भावुक होकर उसको भूल जाता है। तो यहाँ पर अगर निगम बोध घाट पर डोनेशन के बारे में, ऑर्गन डोनेशन के बारे में, बॉडी डोनेशन के बारे में साइंटिफिक ढंग से तथ्यों के साथ अच्छे क्वालिटी का प्रचार होगा, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जो क्रिमेशन ग्राउंड पर किसी न किसी कारण से ना आता हो। अपने परिवारजन के लिए आता है, अपने मित्र के लिए आता है, अपने संगी साथी के लिए आता है। और उस समय अगर उसको ध्यान में आता है कि हमारे लिए ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करना, यानी दूसरे व्यक्ति को उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए एक तरह का प्राण दान देना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो शायद भारत के अंदर जो अंगदान, महादान और ये जो आंदोलन है, ये और बड़े पैमाने पर विकसित हो सकता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, निगम बोध घाट में घुसने से लेकर और अभी तक इतने सारे लोग मुझे मिले जिनको मैंने देखा कि उन्होंने मास्क लगाया हुआ नहीं था। बहुत सारे आप में से भी ऐसे देखे, कुछ को टोका भी, जिन्होंने मास्क कहने के लिए तो लगाया हुआ है लेकिन उनका मास्क या तो नाक के नीचे लटक रहा है या गले में लटक रहा है।
या जेब के अंदर रखा हुआ है या घर के अंदर जो है प्रेस करके जो है उसको संभाल के अलमारी के अंदर रखा हुआ है। तो मेहरबानी करके ये बात समझ लीजिए कि अभी कोविड समाप्त नहीं हुआ है और आपके द्वारा की गई लापरवाही आपको भी बीमार कर सकती है, आपके परिवारजनों को बीमार कर सकती है, आपके कारण बाकी लोगों को भी बीमार कर सकती है। और ये ठीक है कि 1 करोड़ 12 लाख लोगों में से 1 करोड़ 9 लाख लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। ये ठीक है, ये ताली बजाने के लिए तो, लेकिन दुनिया में भले ही सबसे कम 1.40% 1.40% हमारा फर्टिलिटी रेट है, लेकिन आप में से जिसके भी जानकार परिवार में किसी की कोविड से मौत हुई है, उसके सामने ये बात करो कि हमारा 1.40% है, तो वो कहेगा 1.40% नहीं है, मेरे परिवार के लिए तो ये 100% है, 100% है। और इसलिए किसी भी कीमत पर ये लापरवाही नहीं करनी है। बार बार चिल्ला कर प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं, राष्ट्र के नाम संदेश में कहते हैं। 4 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे अधिकारी हर रोज आए दिन देश के लोगों को याद दिलाते हैं। आप देखते हैं कि केसेस कितने कम हो जाते हैं, फिर अचानक जहाँ जहाँ लापरवाही होती है, अभी आपने देखा कि 6 स्टेट्स में 85-86% केसेस केवल 6 स्टेट्स में हैं। वो किसी और कारण से नहीं हो रहे, वो लापरवाही के कारण हो रहे हैं, हमारे द्वारा कोविड को लाइटली लेने के कारण हो रहे हैं। इसलिए मास्क को ठीक से पहनना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, अपने हाथों को साबुन से धोते रहना, इन बातों को किसी भी कीमत पर ना भूलिए। और दूसरा, अभी सारे देश में 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए, 45 साल से 59 साल के बीच के बीमारी वाले लोगों के लिए भारत सरकार ने देश के कई हजार अस्पतालों में वैक्सीन की उपलब्धता कराई है। ये वैक्सीन पूरे देश के लिए भारत सरकार ने उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने इसके लिए पैसा उपलब्ध कराया है। आप जानते हैं, बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान केवल देश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, वैक्सीन के लिए किया गया। और प्राइवेट अस्पताल में भी वैक्सीन आपके लिए एकदम ना के बराबर दाम के ऊपर उपलब्ध कराई गई है। इसकी कीमत को किसी दिन अध्ययन करना, विदेशों में किस कीमत पर वैक्सीन लोगों को मिल रही है। और हमारे देश में प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी में घुस जाओ तो फ्री और प्राइवेट में घुस जाओ तो 250 रुपया, अभी वो भी जो है कम होने की दिशा के अंदर जो है काम हो गया है, घोषणा भी शायद हो गई है। इसलिए मेहरबानी करके कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसको किसी कीमत पर भूलिए। अपने आसपास, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने ऑफिस में, बस में, स्कूटर में, टैक्सी में, रेस्टोरेंट में, जहां कहीं भी, शादी में तो इतना ज़्यादा लापरवाही हो रही है कि उसकी कल्पना नहीं हो सकती है। सब लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। इसलिए अगर हमें देश को जिस प्रकार की हमने अभी तक सारे दुनिया में प्रतिष्ठा कोविड के खिलाफ जंग में कमाई है और अपने देश के लोगों को बड़े पैमाने पर सुरक्षा प्रदान करने में भारत को सफलता मिली है, उसी को अगर आगे बढ़ाकर कोविड के खिलाफ जंग में निर्णायक जीत हासिल करनी है तो आप सबके कॉपरेशन की बहुत ज़रूरत है। तो जो आपकी ये पंचायत है जो यहाँ पर काम संभाल रही है, आपके पास रोज़ यहाँ 10-20 हज़ार लोग आते हैं। कुछ यहाँ वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाइए, जो हर आदमी जो यहाँ पर आता है और जिसने मास्क नहीं लगाया ठीक से, उसको जाकर हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करें, उसको कहे आप तो खुद से पहनिए ही, लेकिन आसपास घर के अंदर भी जाकर इस संदेश को पहुंचाइए। अगर आपने ये किया तो ये भी एक बहुत बड़ी सच्ची सेवा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। ऐसा हमने कदम आगे बढ़ाया है
तो जो मार्गदर्शन है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी का ही है। अभी हमने जगह जगह गार्बेज कैफे खोले हैं। हमने कहा है सिंगल यूज प्लास्टिक को आपके घर में कहीं भी आप 1 किलो प्लास्टिक लेकर आओ और रिप्लेसमेंट लेकर के जाओ। सोच सेंटर हमने दिल्ली में अपने बनाए हैं। तो ऐसे और आगे काम करने के लिए यहाँ आगे की सेवा करें काम करेंगे। No, sir, Dr. Dugal. Everybody is confusing me with Neeri today.